कोई बॉडी है अपने पास या कोई सोर्स है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एमिट करता है, तो वो फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करता है, अगर लाइट की रेंज में अपन बात कर रहे हैं। और टाइम के हिसाब से देखें तो जो रेट है फोटोन एमिट करने की या फोटोन एब्जॉर्ब करने की, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी। उसके बाद अपन ने देखा कि अपने पास जो एक फोटोन होता है, तो हम लोगों ने बात किया फोटोन के बारे में। तो फोटोन का एनर्जी अपन ने निकालना सीखा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू। और ये अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फिर अपन ने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट किया, तो इसी फॉर्मूले का अपन ने कन्वर्ट किया कि एच इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा वापस क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो ये अपने पास फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो एच अपने पास प्लांक्स कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू अपने पास होती है क्या, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और अपन ने बोला था कि एच अपने पास कांस्टेंट है, सी भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट अपन एक साथ याद कर सकते हैं, जो कि मैंने बोला था कि 2 इंटू 10⁻5 जूल मीटर आ जाएगा, ताकि बार बार अपने को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई। और हम लोग बोल रहे थे कि जो टोटल एनर्जी रहेगा फोटोन की फॉर्म में ही एमिट होगा या फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो अपन लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये अपने पास सेकंड फॉर्मूला था। तो मेन फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं वो यही है, इसी को हमको याद रखना है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और एक फोटोन का एनर्जी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को फिर अपन ने क्या किया था, सिंप्लीफाई करने के लिए इसके दो और वर्जन लिखे थे कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 12,400 divided by lambda in एंगस्ट्रॉम। तो ये है अपने पास कि अगर अपने पास जो फोटोन का वेवलेंथ होता है या लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो रिलेटिवली काफी छोटा होता है मीटर में, तो उसको अपन या तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर करते हैं या फिर नैनोमीटर में यूनिट में मेजर करते हैं। तो जब भी तुमको फोटोन का वेवलेंथ गिवन होगा या लाइट का वेवलेंथ गिवन होगा, वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन होगा। तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे वही किया कि कॉन्स्टेंट्स वगैरह की वैल्यूज पुट कर दी और कन्वर्जन में अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। और अगर अपने को लैम्डा नैनोमीटर में दिया है, तो इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। और एक और चीज मैंने बोला था कि जो फोटोन का एनर्जी उसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो न्यूमेरिकली अगर अपन बात करें, तुमको इतनी ही चीजें ध्यान रखनी जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली दो तीन चीजों में सिमट के रह जाती है, मतलब ये तुमको ध्यान रखना चाहिए। वो इतने से पॉइंट्स है। देखो, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने पास काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। तो तुमको वही करना है कि हर कंसेप्ट को मतलब समराइज करके याद रखना है कि इस इसमें अपन इस चीज की बात कर रही है। तो ये है अपने पास। तो इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी किए थे कुछ बेसिक, एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन ले तो देखो क्या है। एक क्वेश्चन तो वही लेते हैं जो अपन कल कर रहे थे उसके जैसा ही, कि 100 वाट bulb emit light of wavelength 400 नैनोमीटर। तो एक 100 वाट का बल्ब है जो कि लाइट एमिट कर रहा है किस 100 वाट की वेवलेंथ की। तो जैसे मैंने बोला कि लाइट जो होता है एक तरीके से उसमें काफी सारे फोटॉन्स प्रेजेंट है, तो फोटोन ट्रेवल कर रहा है एक साथ, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लाइट। तो जो फोटोन है उसका वेवलेंथ अपने को गिवन है कितना, 400 नैनोमीटर। आपने को बोला जा रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per hour by the bulb.
तो बल्ब 1 घंटे में कितने फोटॉन्स एमिट करेगा ये अपने को निकालना होगा, ठीक है। तो अपने को लाइट का वेवलेंथ गिवन है, तो लाइट के वेवलेंथ को यूज करके अपन एक फोटोन का एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ मतलब फोटोन का वेवलेंथ। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि अपने पास यहाँ से इसको यूज करके एक फोटोन का एनर्जी आ जाएगा। अब टोटल एनर्जी अपने को कैसे देखेंगे, देखो अपने पास जो बल्ब है वो कितना है 100 वाट का है, तो 100 वाट उसका पावर है। तो पावर अपने पास क्या होता है बेसिकली, पावर को अपन एक्सप्रेस करते हैं किसमें, जूल पर सेकंड में। तो इसका मतलब होता है पावर मतलब जैसे अपने को 100 वाट गिवन है, तो ये अपने पास कितना हो गया 100 जूल पर सेकंड। सॉरी। तो अपने पास जो बल्ब है उसका पावर गिवन है कितना 100 वाट, दैट इज 100 जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी एमिट करेगा, 100 जूल का एनर्जी एमिट करेगा। अपने को बात करना है कितने के लिए, पर हार, 1 घंटे के लिए। तो अपने को ये पता है कि उसका पावर अगर 100 वाट है या 100 जूल पर सेकंड है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड में अपने पास 100 जूल का एनर्जी वो एमिट करता है। तो अभी अपने को एक हार के लिए बात करना है, तो टाइम अपने पास कितना हो जाएगा, टाइम अपने पास हो जाएगा कि 1 हार मतलब कितना हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो अपने पास टोटल आ जाएंगे कितने 3600 सेकंड, क्योंकि अपने को पर सेकंड में बात करनी थी या एनर्जी अपने को पर सेकंड में गिवन थी, तो अपन ने 1 हार को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अपन टोटल एनर्जी की बात करें, तो टोटल एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी कि 1 सेकंड में वो एनर्जी एमिट कर रहा है कितना 100 जूल, कितना टाइम अपने पास 3600 सेकंड। तो ये अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इतनी जूल। तो ये अपने पास टोटल एनर्जी आ गई किसमें, जूल में। तो इसको अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं राउंड अप करके 3.6 इंटू 10⁵ जूल। अब अपने को पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो अपने को पता है कि टोटल एनर्जी जो है ई टोटल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो टोटल एनर्जी अपने पास कितना 3.6 इंटू 10⁻5। एक फोटोन का एनर्जी अपने को निकालना है, एक फोटोन का एनर्जी अपने को निकालना है, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला था कि लैम्डा अपने को गिवन है किसमें, नैनोमीटर में। तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, दैट इज 400। तो ये यूनिट आएगी, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इस चैप्टर में तुमको यूनिट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और चाहो तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है अपने पास वो जूल में है। तो एक फोटोन की एनर्जी अपने को जूल में रखना पड़ेगा, तभी अपने पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, क्योंकि फॉर्मूले से अपने पास जो आंसर आता है 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था, और इसको अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया इससे मल्टीप्लाई करके। तो एक फोटोन का एनर्जी जो जूल में आएगा वो अपने पास आ जाएगा 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नंबर ऑफ फोटोन अपने को निकालना था, तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दो एक फोटोन का एनर्जी, दैट इज 4.96 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स। तो ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे इस तरीके से। समझ में आएगा ये? अरे समझा? यस सर। तो अगर ध्यान से देखोगे तुमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं सब में इसी तरीके का तुमको रिपीट करना पड़ेगा कि एक फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए या तो फ्रीक्वेंसी देगा तुमको या वेवलेंथ देगा, और मोस्ट ऑफ द केस में वेवलेंथ गिवन होती है। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। अगर तुमको ध्यान हो तो इससे पहले वाला क्लास जो
पिछली वाली क्लास में जब अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट उसने टोटल एनर्जी गिवन था कितना 10 किलो जूल। यहाँ पे इसने वही बोल दिया कि एक बल्ब है उसका पावर है कितना 100 वाट, दैट इज 100 जूल/सेकेंड। तो पावर का मतलब होता है कि एक सेकंड में वो कितना एनर्जी एमिट करता है जूल यूनिट में। और अपने को बोला गया था कि 1 हार में कितना फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो अपन ने पहले निकाला कि 1 हार में वो टोटल कितना एनर्जी एमिट कर रहा है। तो ये अपने पास आ गया उसका पावर इंटू टाइम। तो चाहो तो तुम फॉर्मूला ये भी बना सकते हो कि अगर एनर्जी अपने को निकालना है, पावर गिवन है, तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। अब क्योंकि पावर को अपन लिखते हैं किसमें, जूल/सेकंड में, तो टाइम अपने को लेना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो अपने पास जो एनर्जी आएगी किसमें आएगी, जूल में। तो यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो कंफ्यूजन होगी काफी ज्यादा। तो ये है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं इससे रिलेटेड। कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl bond is 243 kilojoule per mole. Then find wavelength and पूरा लिखते हैं frequency of, दोनों निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन used, which is used to dissociate 4 mole of Cl2 molecule into Cl atoms। तो अपने को क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी अपने को गिवन है क्लोरीन बॉन्ड का कितना 243 किलो जूल पर मोल। फिर वापस यहाँ पे तुमको यूनिट को ध्यान देना पड़ेगा, किसने दिया है क्या, किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल Cl2 मॉलिक्यूल को अगर मैं डिसोसिएट कराता हूँ तो मेरे को एनर्जी देना पड़ता है कितना 243 किलो जूल। अभी अपने को बोला है कि फाइंड द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालना है ऑफ फोटोन विच इज यूज्ड टू डिसोसिएट 4 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो अपने को वही करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया है एनर्जी कि एक मोल के लिए अपने को कितना चाहिए 243 किलो जूल, क्योंकि पर मोल में गिवन है। तो अपने को बॉन्ड एनर्जी गिवन है यहाँ पे 243 किलो जूल पर मोल। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक मोल अगर मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है तो उनके लिए अपने को 243 किलो जूल एनर्जी देना है। तो 1 मोल Cl2 को डिसोसिएट करने के लिए अपने को 243 किलो जूल का एनर्जी देना पड़ रहा है। अभी वो बात कर रहा है कितने के लिए, 4 मोल के लिए। तो अगर 4 मोल अपने पास Cl2 मॉलिक्यूल है तो 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल के लिए अपने को देना पड़ेगा कितना, 4 इंटू 243 किलो जूल। तो टोटल एनर्जी एक तरीके से अपने को इतना चाहिए, क्योंकि अपने को 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स को ही डिसोसिएट करना है। तो एक तरीके से अपने टोटल एनर्जी निकाल लिया कि अपने को जो टोटल एनर्जी चाहिए वो कितना चाहिए, अपने को चाहिए 4 इंटू 243 किलो जूल, तो इंटू 10⁻³ जूल। तो ये अपने पास टोटल एनर्जी होगी जो अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि 4 मोल के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा। अब अपने को पता है कि अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। अपने पास फॉर्मूला है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अपने को पता है। फोटोन का एनर्जी अपन निकालेंगे तभी अपने को क्या पता चलेगा, फोटोन का वेवलेंथ भी पता चलेगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी भी पता चलेगा। अब क्योंकि अपने को दोनों निकालना है तो पहले फोटोन का एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर उसको यूज करके अपन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों निकाल देंगे, क्योंकि एक बार उसको h इंटू न्यू के बराबर कर देंगे, एक बार उसको hc/λ के बराबर कर देंगे। तो पहले फोटोन का एनर्जी अगर अपने को निकालना है तो अभी तो अपने को ये तो नहीं पता है नंबर ऑफ फोटोन्स की, कितने फोटोन्स वहां पे लग रहे हैं, तो ये तो पता होना चाहिए, तभी अपन क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन
इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। और जब एक फोटोन का एनर्जी अपने को पता चल जाएगा तो अपन उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे और वेवलेंथ भी निकाल देंगे, क्योंकि अपने को फोटोन को एनर्जी को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेट करने के फॉर्मूले पता है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगी, अगर तुमको पता होगा तभी तुम इस सवाल को अप्रोच कर सकते हो। और ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार जेईई मेंस से पूछा जा सका है, अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वो पूछता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और एग्जाम सब में भी तुमसे 1 या 2 बार तो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है तुम्हारे पास कि अगर अपने को एक बॉन्ड ब्रेक करना है ना, कि जैसे अपन बात करें Cl2 मॉलिक्यूल, और Cl2 मॉलिक्यूल अपने को ब्रेक कराना है किसमें, 2 क्लोरीन एटम में। 2 ही क्लोरीन, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है कि 2 एटम्स में ब्रेक होगा। तो क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे होता है क्या, सिंगल बॉन्ड। ये नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि अपने पास Cl2 मॉलिक्यूल मतलब क्लोरीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो यहाँ पे अपने पास कंसेप्ट है कि एक बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए अपने को एक फोटोन की जरूरत होती है, कि अपने पास लाइट आएगी तो उस लाइट का एक फोटोन जो है इस बॉन्ड से आके टकराएगा, मतलब इसको एनर्जी मिलेगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 1 फोटोन से अपने पास 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे 1 फोटोन 1 बॉन्ड वाला कंसेप्ट चलेगा। तो एक फोटोन से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपने पास बनेगा क्या, 2 क्लोरीन एटम। ठीक है। अब क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है अपने पास, पहले तो मैं ये चीज लिख देता हूँ जो मैंने बोला अभी, कि टू डिसोसिएट 1 बॉन्ड रिक्वायर्ड 1 फोटोन, कि एक बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए अपने को एक फोटोन की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास अगर Cl2 मॉलिक्यूल की अपन बात करें कि अपने को टोटल कितने फोटॉन्स चाहिए होंगे, तो अपने पास क्या है, 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक बात। अब 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल से, और मेरे को पता है कि एक मॉलिक्यूल में क्या है, एक बॉन्ड है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है तो 4 मोल में कितने रहेंगे, 4 मोल बॉन्ड्स रहेंगे, कि 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल में 4 मोल बॉन्ड्स रहेंगे। और अपन बोल रहे कि एक बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए एक फोटोन चाहिए, तो 4 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए कितने फोटोन चाहिए होंगे, 4 मोल फोटॉन्स चाहिए होंगे। 4 मोल फोटॉन्स का मतलब क्या होता है कि 4 इंटू Na फोटॉन्स, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने फोटोन अपने को चाहिए कि अगर अपने को क्या करना है, 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कराना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने को इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाले जाएंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया n, कि n इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू Na, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फोटॉन्स। और अपने को निकालता क्या था, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अपन लिखा था कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो टोटल एनर्जी अगर ध्यान हो तो अपने निकाला था 243 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, जूल में था, वैसे भी नंबर से डिवाइड करना है, तो यूनिट अगर जूल में थी तो फोटोन का एनर्जी भी जूल में ही आएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे तो एक फोटोन का एनर्जी अपने पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, 4.35 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, किस तरीके से एक फोटोन का एनर्जी निकाला? अरे यहाँ तक क्लियर है? क्या चीज नोट करना ऊपर कर दीजिए। हाँ, समझ में तो आया ना ये? यस सर। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हाँ सर 10 की बार 20 जूल शायद होगा सर, -20। -20, एक बार सही से देखो यार, आंसर तो ये लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा हाँ सर, 1 डेसिमल, ओके सर ठीक। हाँ तो देखो किया तो यहाँ पे भी वही है कि टोटल एनर्जी अपन ने फाइंड किया कि पर मोल अपने को एनर्जी गिवन थी यहाँ पे
दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, कि अपने को गिवन था कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl बॉन्ड किलो जूल पर मोल में गिवन थी। तो एक और चीज यहाँ पे तुम साथ के साथ नोटिस करते हुए चलना है कि यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें मैं जो यूनिट से पता कर रहा हूँ। जैसे वहां पे पावर दिया था वाट में, तो वाट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी। यहाँ पे दिया था बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल बॉन्ड एनर्जी मतलब होता है कि एक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए वो पर मोल के हिसाब से डिफाइन कर रहा है। तो 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए अपने को 243 किलो जूल का एनर्जी चाहिए। अपने को ब्रेक कराना है कितना, 4 मोल को। तो वही अपने लिखा कि 1 के लिए इतना चाहिए तो 4 के लिए इतना चाहिए होगा। तो टोटल एनर्जी अपने को यहाँ से पता चल गया। फिर अपन ने क्या देखा, फॉर्मूला देखा। तो अपने को एक फोटोन का वेवलेंथ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहले अपन एक फोटोन का एनर्जी निकालेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेट करेंगे। तो अपने फॉर्मूला देखा कि अपने पास ये बन जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को टोटल एनर्जी पता था, नंबर ऑफ फोटोन्स अपने को फाइंड करना था, जिसके बारे में उसने क्वेश्चन में कोई बात नहीं की है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको यूज करके अपने को कैलकुलेट करना था कि अगर अपने को कहीं पे भी एक बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो एक फोटोन की जरूरत पड़ेगी। तो एक बॉन्ड के लिए एक फोटोन। और इस हिसाब से अपन ने देखा कि अपने पास क्या है, 4 मोल Cl2 मॉलिक्यूल है और एक Cl2 में एक बॉन्ड है। तो 4 मोल Cl2 में कितने बॉन्ड रहेंगे, 4 मोल बॉन्ड रहेंगे अगर एक में एक है तो। और 4 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए 4 मोल फोटॉन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने पास क्या आ गया, 4Na, दैट इज 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स। तो यहाँ से अपने पास एक फोटोन का एनर्जी आ गया 4.35 इंटू 10⁻19 जूल। अब अपने को निकालना क्या है, फोटोन का एनर्जी आ गया तो उसका वेवलेंथ निकालना है और उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अपन ने निकाला कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 4.35 इंटू 10⁻19 जूल। अब एनर्जी अगर तुम्हारे पास जूल है तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको क्या करो, h इंटू न्यू के बराबर कर दो। तो h से अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्योंकि ये जो अपने पास h इंटू न्यू है या hc/λ वाले फॉर्मूला सारे SI यूनिट में है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो अपने पास हो जाएगा कि h इंटू, पहले ये वाला उठा लेते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h इंटू न्यू। तो ये है अपने पास 4.35 इंटू 10⁻19। h अपने पास 6.63 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये अपने पास आता है, कैलकुलेशन कर लेना, 6.85 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स। इसी तरीके से अगर लेमडा निकालने जाओगे तो वापस वही करो कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc/λ। तो अगर अपन एनर्जी को रख रहे हैं किसमें, जूल में, ये पहले भी बताया हूँ कि अगर एनर्जी को अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं जूल में तो h को अपन रखेंगे क्या, 6.63 इंटू 10⁻34। c को रखेंगे अपन मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 इंटू 10⁸। और मैंने बता रखा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 10⁻25 होता है। तो यहाँ से जो लेमडा आएगा वो मीटर में आएगा। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो लेमडा तुम्हारे पास आ जाएगा मीटर में जो भी आएगा। तो ये तुम्हारे पास लगभग आएगा 4.56 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है? यस सर। चलो, तो यही अपने पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो वही थ्योरेटिकली दो चीजें याद रखनी है कि एनर्जी रेडिएट होगी या एमिट होगी तो वो क्या होगा, फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट होगी, मतलब एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में। और जो रेट है एमिशन का या एब्जॉर्ब होने का वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, जो कि पार्टिकल नेचर को बताएगा। तो क्योंकि पार्टिकल ये जो आगे पीछे ट्रेवल कर सकते हैं, अगर वेव होती तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता तो हर बार एक फिक्स अमाउंट का एनर्जी अपने को मिल रहा होता। तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिल रहा है।
तो अपन इस तरीके से बोल रहे हैं। फिर अपन ने देखा कि अगर टोटल एनर्जी जो है फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट होती है, फोटोन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है, तो अपन ने लिखा कि टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और एक फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए अपन ने 2-3 फॉर्मूले लिखे कि फ्रीक्वेंसी पता है लाइट का या फोटोन का तो h इंटू न्यू, लेमडा पता है तो एच सी अपॉन लेमडा। और उसी फॉर्मूले को अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि जो फोटोन होता है या जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ मीटर में काफी छोटा वैल्यू रखता है, तो इसलिए अपन उसको जनरली एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में मेजर करते हैं। उस सेम चीज अपन फोटोन की एनर्जी के लिए बोल सकते हैं कि जो फोटोन का एनर्जी होता है एक फोटोन का जूल में काफी छोटी वैल्यू होती है, इसलिए अपन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्केल पे मेजर करते हैं। तो अपने को फोटोन का एनर्जी जनरली चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ अपने को चाहिए होगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में। तो उसके हिसाब से अपने दो फॉर्मूला बनाया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर, और वहां से यूनिट आएगी अपने पास क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 2-3 चीजें जो तुमको पता होनी चाहिए, बाकी तुमको फॉर क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। एक अपन ने देखा कि पावर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पावर इक्वल टू अपने पास क्या होता है, मतलब पावर एक तरीके से जूल पर सेकंड होता है, एक सेकंड में कितना एनर्जी एमिट हुआ है। तो एनर्जी अगर अपने को निकालना है किसी टाइम इंटरवल के लिए तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर का अपने पास यूनिट होता है जूल पर सेकंड, तो टाइम अपने को रखना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो यूनिट का फिर बोल रहा हूँ स्पेशली ध्यान रखना कि जो अपने पास ये फॉर्मूले थे एक बार लास्ट फिर बता देता हूँ कि एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखे जो इसी चीज में कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैं इतना फोर्स डाल रहा हूँ इस पे, एच सी अपॉन लेमडा। तो अगर तुमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है, मतलब यहाँ पे अगर एनर्जी तुमको जूल में लेना है तो एच अपने पास रहेगा जूल इंटू सेकेंड, फ्रीक्वेंसी अपने पास रहेगा हर्ट्स या जूल, सेकंड इनवर्स होता है एक तरीके से वो, तो सेकंड सेकंड कैंसिल होकर जूल ही बन जाएगा। इसमें एच रहेगा जूल इंटू सेकंड जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34, सी रहेगा अपने पास मीटर पर सेकंड में, और लेमडा अपने पास तब रहेगा किसमें, मीटर में। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो ये है अपने पास फॉर्मूला, तो बेसिकली यही था, इसी को अपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर के लिए। तो ये अपने पास पहला कंसेप्ट था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम वही आएगी जो अपने 3-4 टाइप की उन्हीं प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई करके पूछता रहता है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो है अपने पास, इसी में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आता है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने पास थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो मतलब फोटोन से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है कि फोटोन की वजह से क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्या ऐसा हो रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी अगर उसको अपन यूज करेंगे तो कंसेप्ट को। तो पहले तो अपन समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। तो इसमें देखो ऐसा कुछ है कि अपने पास मान लो कि एक मेटल है, ये अपने पास एक मेटल है। तो ये मेटल की अगर अपन बात करें तो पहली बात तो जो मेटल में बॉन्डिंग होती है वो होती है अपने पास मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल में जो बॉन्डिंग होती है अपने पास क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक बात। अब थोड़ा सा अपन मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि जैसे अपने पास कोई भी मेटल है, अपन जैसे बोले कि अपने पास मान लो कि सोडियम मेटल है या आयरन मेटल है, आयरन का अपने पास रोड है मान लो। तो जो आयरन रोड होती है सिंपल, उसमें क्या होता है, काफी सारे आयरन के एटम्स होते हैं, मिलियंस आयरन के एटम्स होते हैं। तो तुम वही कि मास गिवन होगा तो उससे मोल निकाल लो, और फिर मोल से अपन क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। सिंपल सा फंडा है जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वैसे। तो अपने पास मान लो कि आयरन रोड है तो उसमें काफी सारे आयरन के एटम रहेंगे। तो जो काफी सारे आयरन के एटम्स है उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग को अपन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अपने पास मान लो कि कोई मेटल है, मान के चलो कि सोडियम मेटल है, इसका एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इजीली समझ में आएगा। और सोडियम की अगर अपन बात करें तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम का अपने पास एटॉमिक नंबर है कितना, 11। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस सेल इसमें कौन सा हो गया, थर्ड सेल।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के पास एक क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है एक तरीके से कि जो मेटल है, तो मेटल एटम अपने क्या करता है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो है, तीन है, पांच है, 10 है, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको लूज कर देता है। मतलब जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na के ऊपर अपने पास क्या जाएगा +1। ठीक है। तो जो मेटल एटम रहेगा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक तरीके से मेटल आयन का फॉर्मेशन करेगा। और जो मेटल आयन आया और जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं के बीच क्या रहेगा, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि मेटल आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो अपने पास कि ये Na+ है और ये अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के बीच क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे सिर्फ एक ही मेटल एटम रहेगा Na का, काफी सारे N एटम्स रहेंगे, तो काफी सारे Na+ आयन रहेंगे और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हो सकता है कि इसके साइड में एक और इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि चार्ज है तो कोई भी चार्ज होगा तो अगर ऑपोजिट चार्ज आएगा तो उससे अट्रैक्ट होगा ही। तो इस तरीके से अट्रैक्शंस रहेगा। फिर वापस मान लो कि इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस तरीके से मतलब अपने पास एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन रहेगा एक तरीके से, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है। तो अपने पास कोई भी मेटल होती है तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस मेटल के अंदर मेटल एटम क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मेटल आयन बनाता है, और जो मेटल आयन बना और जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, बेसिकली उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो एक मेटल होता है ना, उस मेटल के अंदर मेटल आयंस होते हैं बेसिकली, और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेटल आयंस के साथ अट्रैक्शन में रहेंगे। ये चीज क्लियर है क्या? इतना सा मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में अब डिस्कस किया, ये वाला चीज समझ में आया क्या? अरे क्लियर है? Yes, sir. चलो ना सर, नहीं है, जरा फिर से बता दीजिए। बिल्कुल। तो देखो अपन मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी मेटल होती है तो उस मेटल में जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बेसिकली मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होती है, जो मैं ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, कि मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब अपने पास जो मेटल एटम है, तो वो मेटल एटम्स क्या करते हैं, अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। कि जैसे सोडियम था, तो इस सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने लिखा, तो ये अपने पास आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस सेल अपने पास कौन सा हो गया, थर्ड सेल। और थर्ड सेल में अपने पास क्या, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक। तो ये सोडियम अपने पास क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करा देगा, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा। तो Na एटम था, इसने अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से चार्ज आया क्या, Na+। तो अपने पास क्या बन गया, मेटल आयन बन गया, और साथ में वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये तो अपन एक सोडियम एटम की बात की, तो होंगे तो अपने पास काफी सारे सोडियम एटम्स, तो हर एटम यही करेगा कि Na+ आयन बना देगा, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को। तो मेटल आयन मतलब अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो मेटल आयन है एक तरीके से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो मेटल आयन और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो एक तरीके से हम आयोनिक बॉन्ड जैसा ट्रीट कर सकते हो, कि जैसे अपने पास NaCl अपन बोलते हैं, तो NaCl में अपने को पता है कि क्या होता है, Na+ कैटाइन और Cl- एनाइन। तो अपन ये तो बोलते हैं कि Na+ और Cl- जो कैटाइन और एनाइन है उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि Na+ और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अगर हर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने वैलेंस सेल का, तो जो ये मेटल का रोड है या मेटल जो क्रिस्टल है, तो इस मेटल के अंदर क्या रहेंगे, मेटल आयंस रहेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मान लो कि मेटल है, तो सोडियम का मान लो कि मेटल है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, काफी सारे Na+ फ्री इलेक्ट्रॉन, Na+ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, Na+ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से तो रहेंगे। अभी क्लियर है क्या चीज?
अरे समझ में आया ये? यस सर, आ गया। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक मेटल होती है उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में मेटल आयंस होते हैं। तो ये है अपने पास, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो मेटल आयंस के साथ अट्रैक्शन में रहेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि मैंने मान लो कि इस मेटल के ऊपर लाइट गिराया, तो लाइट गिराने का मतलब क्या होगा कि अपन ने काफी सारे फोटोन्स इसके ऊपर लाके गिरा दिए, क्योंकि लाइट अपने पास क्या है, फोटोन से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। लाइट मतलब बहुत सारे फोटोन्स एक साथ आ रहे हैं, तो ये अपने पास एक तरीके से फोटोन्स हो गए। अब जो भी लाइट आएगी, जब ये फोटोन आएगा तो ये फोटोन क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जाके कोलाइड करेगा, मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलेगी फोटोन के थ्रू। तो अब अपन जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटल है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच क्या है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ अट्रैक्शन है। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर फोटोन का एनर्जी उस अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर उससे ज्यादा है तो ये फोटोन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अगर उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो उसको मिला है फोटोन्स के द्वारा, अगर वो इस अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में, जो मेटल आयन के बीच अट्रैक्शन है, इससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया मान के चलो। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको अभी अपन नाम देते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ही है, कोई स्पेशल चीज नहीं है, मतलब फोटोन की वजह से एमिट हुआ, इसलिए अपन उसको बोल दे रहे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आया कि अपने पास क्या हुआ। तो ये इतना सा ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल के ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन लाइट गिराते हो, फोटॉन्स गिराते हो, तो अगर जो फोटोन का एनर्जी है वो एनर्जी मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए सफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होने लगते हैं, एमिट होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को तुम सर्किट में फ्लो करा दोगे, मतलब वायर में अगर फ्लो करा दोगे, तो करंट क्या होने लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी, मतलब उस पर तो नहीं जाना है तुमको। तो बेसिकली हुआ कि अपने पास कि लाइट की फॉर्म में फोटॉन्स आए, वो इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को उससे एनर्जी मिला फोटोन से। अगर वो एनर्जी अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है क्या ये? यस सर। ओके, तो इसको लिख भी देते हैं ऐसे कि व्हेन photons of, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना, photons of appropriate एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, appropriate एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। अप्रोप्रिएट एनर्जी अपन क्यों बोल रहे, क्योंकि जो मैंने बोला कि उस अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उससे तो ज्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो उसी एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, अप्रोप्रिएट एनर्जी, की कुछ तो मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा, उससे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। उसके लिए अपने पास अप्रोप्रिएट वर्ड यूज हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि अपने पास कोई भी रेंडमली एनर्जी आएगा और उससे ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिनिमम जो चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अप्रोप्रिएट एनर्जी और अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक on metal surface on metal surface, electrons are ejected from metal. These emitted electrons are called photoelectrons and this phenomena is called photoelectric effect.
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए? अभी निकालेंगे अपन उसको भी। वो मतलब पर्टिकुलर मेटल के लिए तुमको दिया जाएगा, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा। हाँ ये मिनिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी दोनों में से एक ही चीज होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए? अरे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक किसी हर एनर्जी अमाउंट के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो तुम मिनिमम एनर्जी की बात करो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करो, मतलब जो मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी उसको अपन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया? यस सर। हाँ। अच्छा तो फिर ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी अपने पास मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो भी अपने पास एक तरीके से मिनिमम मिनिमम रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वेवलेंथ क्या रहेगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को अपन आगे डिफाइन भी करेंगे, मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती पीछे है, स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है उसको अपन नाम देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हो गया क्या? हो गया सर। हाँ। तो ये है अपने पास। अब किसी का सवाल था कि मिनिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली जो मिनिमम एनर्जी वो तुमको दिया जाएगा, तो वो मैं तुमको आगे बताऊंगा कि मतलब अपन डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अपने को फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कैलकुलेट करना होता है, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि फोटोन से अपने को करंट जनरेट करवाना है। तो उसमें अपन कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हैं और उस अरेंजमेंट में अपन क्या करते हैं, मेटल के ऊपर लाइट गिराते हैं, एनर्जी गिराते हैं। तो जिस लाइट पे या जिस एनर्जी की लाइट पे इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी, वही अपने पास क्या हो जाएगा, अतः एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाएगा, उसको अपन नाम देते हैं वर्क फंक्शन। तो वो वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस अपने को पहले लिखनी है, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं अपन की वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या फिर कभी कभी तुमको काफी सारे सिंबल्स मिल जाएंगे इसके, डब्लू, तो वर्क से रिलेटेड हो गया, या इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो फिर इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई नोट। कभी कभी इसको ई नोट से भी लिख दिया जाता है। तो ये वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, ई नोट, इस तरीके से। तो ये उसी तरीके से अपन डिफाइन करेंगे कि मिनिमम कितना एनर्जी अपने को चाहिए होगा अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाना है। तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, बोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है कि इट मे बी डिफाइंड एज minimum amount of energy required to eject electron from metal surface, तो मिनिमम क्या एनर्जी चाहिए होगा, उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। ठीक है, और ये एनर्जी किस चीज के लिए यूज हो रहा है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो मिनिमम एनर्जी मतलब किसके लिए यूज होगा, जो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन था उसको ब्रेक कराने के लिए। तो सेकंड पॉइंट चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि पहला तो अपन ने लिख लिया किस तरीके से इसका डेफिनेशन आ रहा है। सेकंड अपन ये लिख सकते हैं कि दिस energy is utilized
utilize to break attraction between metal ion and इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच जो अट्रैक्शन था उसको ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी अपने को चाहिए होगा उसको अपन बोल रहे हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास कि जो जैसे मैंने पहले बोला था कि हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ वेवलेंथ होता है। तो जो अपन लिख रहे हैं कि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगा जिसके क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगा जिसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और एग्जैक्टली अगर रिलेट करना है तो वैसे ही अपन रिलेट करेंगे कि वर्क फंक्शन ई नॉट, 3-4 सिंबल है इसके, इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट इक्वल टू hc अपॉन लेमडा नॉट। तो इस तरीके से अपने पास ये आ जाएगा। तो जो मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपने पास फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको अपन बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अपने पास एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम रहेगा और वेवलेंथ क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि अपने पास जो है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास यही रहेगी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका डेफिनेशन अपन वैसे लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग मतलब वही मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject electron from metal surface, कि मेटल सरफेस से अपने को इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो कितना एनर्जी जो मिनिमम है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। इसी तरीके से अगर अपन वेवलेंथ की बात करें तो अपने पास हो जाएगा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटोन या मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, क्योंकि फोटोन आएगा उसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो करस्पॉन्डिंग maximum wavelength of light photon required to eject one electron from metal surface. मेटल सरफेस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया कि किस तरीके से अपने को ये निकालना है। तो ये अपन ने रिलेशन लिखा था कि मिनिमम एनर्जी करस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ रहेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले अगर अपन बात करें तो अपने पास जो ये है म्यू नॉट, ये हो गया अपने पास क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और जो अपने पास लैम्डा नॉट है ये अपने पास क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा अपने पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये अपने पास बात हो गया। अब अपने पास ये तो जरूरी नहीं है कि जो फोटोन आएगा वो हमेशा एक जितना एनर्जी चाहिए उतने का ही आएगा, उससे कम भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, या उससे बराबर भी आ सकता है। तो मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि अट्रैक्शन है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। लेकिन जो फोटोन आएगा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी के बराबर एनर्जी का आए, या उससे ज्यादा है या उससे कम आए, कैसे भी आ सकता है। तो अपने के पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अपने से चेक करना होता है कि जो फोटोन आ रहा है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन इजेट करा पाएगा नहीं करा पाएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसे काफी सारे अपने पास क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इससे पहले अपने को एक चीज बात करनी पड़ेगी, तो इसको तुम नोट डाल के लिखो कि ऐसे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से डील करना है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जैसे अपन ने बॉन्ड के लिए बोला था ना, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा कि 1 फोटोन एमिट, वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यही वाला ना? सर यहाँ पे दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक वाला। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपने पास लाइट आ रही है तो उसमें काफी सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि अपन यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। फिर इसी कंसेप्ट को मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं कंपेयर करूंगा कि अगर वेव नेचर होता तो क्या हो रहा होता, और पार्टिकल नेचर होता तो जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मतलब जो अपने बोल रहे कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो इससे किस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है कि ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल तुमको ये जो डिस्कस करता हूँ, मैंने एक जगह पढ़ा था, HC वर्मा में, हमारी फिजिक्स की बुक है, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसी के बेसिस पे अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको अपन बाद में करेंगे। पहले अपन डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से इसकी इक्वेशंस वगैरह है, कैसे कैसे क्या चीज है, क्योंकि पहले सारी चीज पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंट करके, या फिर केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब इसका फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है। मतलब अपन उतनी हायर स्टडी तक तो नहीं जाते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके सर। हाँ कि अपन बोल रहे कि एक फोटोन से, मतलब यहाँ पे वही कंसेप्ट चलेगा जैसे अपन बोल रहे थे ना कि एक फोटोन से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम चीज यहाँ पे वैसे ध्यान रखना कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट लगाना है अपने को यहाँ पे। तो 1 फोटोन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, हाँ, कि 1 फोटोन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटोन से अपने पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। एंड या कॉमा लगा के लिखो, रेस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट्स ऑफ इट्स एनर्जी convert into kinetic energy of photoelectron, kinetic energy of photoelectron। तो देखो क्या मतलब इसका, तो जो अपन स्टार्टिंग पढ़ा था उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अपने पास मान लो कि यहाँ पे कोई फोटोन है, और उस फोटोन का पहले अपन बात करते हैं कि जो मेटल है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग है, और उस मेटेलिक बॉन्डिंग के करस्पॉन्डिंग जो अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो भी अट्रैक्शन रहेगा उसके हिसाब से, वो अपने पास मान लो कितना है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अपने को बताया कि इस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम इस एनर्जी का फोटोन तो आना ही चाहिए। और अपन बोल रहे कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने पास इतनी एनर्जी चाहिए। अब अपन बोल रहे कि जो अपने पास लाइट आ रहा है उसमें फोटोन है, क्योंकि लाइट काफी सारे फोटोन से बना हुआ है, और एक फोटोन का जो एनर्जी मान लो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहली बात तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर फोटोन का एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए उससे तो ज्यादा है। कि अगर 2.4 से कम रहा होता तो जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी फोटोन से मिल नहीं रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट नहीं होता, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अभी तो अपने को समझना है, तो अपने को एनर्जी ज्यादा रखना ही पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन आया, इससे जाके कोलाइड किया, तो
इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो मिनिमम अपने को चाहिए, वो तो यूज हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच के अट्रैक्शन ब्रेक कराने में, और जो बाकी बचेगा दैट इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चला जाएगा किसमें, इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक फोटोन आएगा कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का, तो जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में चली जाएगी। जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना बोलो, चलो यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपने पास। तो पहली चीज तो अपने यहाँ पे 2 चीजें एक तरीके से अपने यहाँ पे डिस्कस की जो अपने काम आएगी आगे, कि पहली बात तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा, तो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो पहली बात इसी को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अपने पास आ गया, क्योंकि चीजों को आगे डिस्कस भी करेंगे, कि एक फोटोन है तो एक फोटोन से सिंपल सी चीज, यूनिटरी मेथड है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर अपने पास मान लो कि जो लाइट आ रही है या अपन ने मान लो कि गिन के 10 फोटोन्स गिर रहा है, तो 10 फोटोन्स अपने पास क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरीके से मान लो अपने पास 2 मोल फोटोन्स है तो 2 मोल फोटोन से क्या आएंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बराबर ही रहेंगे। बस कंडीशन है कि जो फोटोन का एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उससे हिसाब से। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बोलूँ कि मेरे पास मान लो कि 2 मोल फोटोन्स हैं, तो 2 मोल फोटोन से अपने पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे बेसिकली अपन ने जो बोला था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आया, 2.4 अपने को मिनिमम चाहिए था, तो एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन ही हो गया कि टोटल एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को उसने एनर्जी दिया कितना 2.4, और बाकी बचा हुआ चला गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज 0.6। तो यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाते हैं एक तरीके से। तो ये है अपने पास कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक फोटोन की एनर्जी जो है एक तरीके से 2 तरीके से यूज हो रही है, अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में, और बाकी बचा हुआ अमाउंट किस में चला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चला जा रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाने वाले हैं यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन, ऐसा लिखो ज्यादा सही रहेगा, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इज इक्वल टू, एक तो यूज हो रहा है किसमें, वो मिनिमम, मतलब जो अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी के लिए यूज हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी उसकी बात हो रही है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैक्सिमम वर्ड अपन क्यों यूज कर रहे हैं इसकी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिखा था उसी पे आते हैं कि अपने पास जो फोटोन आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेके आ रहा है। एक फोटोन का एनर्जी इतना है, उसमें से 2.4 इसने यूज कर ली किसमें, अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में, और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है अपने पास वो चला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस भी तो हो सकता है ना, कि जब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के जाएगा तो कुछ एनर्जी लॉस हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, बाकी कुछ भी सोर्स हो सकता है जिसके थ्रू एनर्जी लॉस कर सकता है। तो अगर एनर्जी लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इस केस में 0.6, उससे कम ही आएगा, कि कोई भी रीजन रहा हो, अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो उससे कम आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या आ सकती है, तो अब अपन बोल रहे हैं कि 2 ही जगह अगर वो एनर्जी जाए, एक तो अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में जो कि जरूरी है ही सही, और बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में चला जाए, कुछ एनर्जी लॉस ना हो। तो इसलिए अपन मैक्सिमम वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं कि मैक्सिमम इतना पॉसिबल हो सकता है। तो ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन, या इसी को अपन बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी
या इसी को अपन बोलते हैं, एक और नाम इसका लेते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी भी थोड़ा तुम रिलेट कर सकते हो कि किस कैपेसिटी के साथ एक तरीके से मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है, बांध के रख रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी, फिर इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, बीई। तो डेफिनेशन इसका भी वही दिया जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए होगा जिससे अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, या उल्टा बोले कि मेटल आयन ने मिनिमम मतलब किस कैपेसिटी से उस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रख रखा है ताकि कितना एनर्जी अपन सप्लाई करें कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो 3-4 नाम है। तो इसको अपन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे फॉर्मूले को बार बार, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज ई फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो तुम्हारे पास फॉर्मूला यूज होगा, जैसे मैंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बोला था कि टोटल एनर्जी इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, उसी तरीके से हमारे पास हर बार यही फॉर्मूला तुमको यूज करना है कि जो फोटोन का एनर्जी है वो दो तरीके से यूज हो रहा है, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में और एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये अपने पास इक्वेशन होगी। ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, जिसको तुम ये भी बोल सकते हो आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके ऊपर भी आइंस्टाइन ने ही काम किया था, तो उसी के नाम पे इक्वेशन भी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में तुमसे पूछूंगा कि जैसे अपने पास मान लो, वैसे आसानी से जवाब दे दोगे कि टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या टू सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई। ठीक है, तो अगर अपने पास मान के चलो कि जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन का एनर्जी अगर एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यस हाँ, सर। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो अपन ऐसे करते हैं एक चीज कि मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे आएगा और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो सर क्या वही मेटल सरफेस के पास ही रहेगा क्या इलेक्ट्रॉन? अगर ऐसा कोई आता है तो मेटल सरफेस के ऊपर ही रहेगा वो इलेक्ट्रॉन, और उसको वही जब तुम एनर्जी देना बंद कर दोगे तो मेटल आयन वापस अट्रैक्शन में भी ले लेगा, मतलब वापस अंदर चला जाएगा। तो जैसे एनर्जी सप्लाई बंद करोगे तो अट्रैक्शन के थ्रू क्या करेगा, वापस अंदर चला जाएगा वो। ऐसा बोल सकते हो, एकदम सही सोचो। सेकंड केस अपन ले कि अपने पास जो है एनर्जी ऑफ फोटोन वो ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि जितना मिनिमम चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी अपन दे रहे हैं। वो काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा सर। बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो काइनेटिक एनर्जी था। तो यहाँ पे भी मैं सिंपल में शॉर्ट में लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हो, या फिर लिख लो पूरा चाहो तो कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर आएगा। तो चाहो तो ऐसा लिख लो। थर्ड लास्ट अपन ले लेते हैं कि अपने पास क्या है, कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उससे भी कम एनर्जी का फोटोन आ रहा है, तब तो क्या होगा अपने पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे, सर काइनेटिक एनर्जी तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, ये तो डिसकंटिन्यूअस आते हैं ना, क्या चीज? ये इलेक्ट्रॉन फोटोन नहीं, लाइट। एक लाइट में जो भी मतलब सोर्स है एनर्जी का, उसमें फोटोन का एनर्जी फिक्स रहेगा। मतलब जैसे ये लाइट आ रहा है, इसमें जितने फोटोन्स रहेंगे वो सब सेम एनर्जी के रहेंगे। यस, एनर्जी तो सेम होगा लेकिन वो अलग तो अलग टाइम। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो उससे क्या मतलब है, अपन तो ये बोले ना कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे रहेंगे तो काफी सारे, मतलब अपन मान ले रहे हैं कि ये 10 फोटोन्स है इस लाइट में,
तो कैसे भी आए अपने को पता है कि अगर इनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी अपने को 2.4, तो अपने को पता है कि जो फोटोन आएगा वो इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा। अब वो पहला फोटोन आ गया, भले दूसरा फोटोन 1 घंटे बाद आया, 10 दिन बाद आया, जब भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन तो निकाल के ले जाएगा ना। यस हाँ हाँ, तो ये अपने को एनर्जी के हिसाब से हो गया कि यहाँ पे अपने पास क्या होगा, अगर एक फोटोन का एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर उससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कमेंट करोगे, वो तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। तो ये था अपने पास। अब अभी जो अपन इक्वेशन लिखा उसी इक्वेशन को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक ही एनर्जी ध्यान रखो, सॉरी एक ही इक्वेशन ध्यान रखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी जो भी बोलो प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब फोटोन का जो एनर्जी है उसको अपन लिख सकते हैं कि मान लो कि फोटोन का फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है, न्यू, कोई भी नॉर्मली। तो अगर अपने पास फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, h इंटू न्यू। थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगा, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर, की जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम किस वेलोसिटी से निकल रहा है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आएगी, और मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा एक तरीके से। तो उसी इक्वेशन को अपन मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन है तो उस हिसाब से। तो इसी इक्वेशन को अपन ने ऐसे भी कन्वर्ट कर दिया। तो यही एक मेन इक्वेशन है जिसी को अलग अलग तरीके से अपन कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास। तो इस इक्वेशन में अगर अपन बात करें तो अपने पास जो है ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और जो लाइट आ रही है उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो फोटोन है उसका क्या फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और जो ये अपने पास न्यू नोट है ये अपने पास है कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन आए, मतलब जो मिनिमम एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली गिवन होगा या तुमको कैलकुलेट करना होगा, बाकी गिवन होगा। तो ये अपने पास क्या है, वी मैक्सिमम, बताइए तो समझ में आ जाएगा, वेलोसिटी होगा अगर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। इसी तरीके जब वेवलेंथ की फॉर्म में अपन बात करेंगे तो जो इक्वेशन थी अपने पास ये वाली, वापस वही इक्वेशन वही रहेगी सेम, कि एनर्जी ऑफ फोटोन दो तरीके से यूज हो रहा है, एक वर्क फंक्शन में ई नॉट प्लस एक काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो ये अपने पास दो तरीके से यूज हो रहा है। तो अब अगर अपने पास मान लो कि वेवलेंथ गिवन है तो अपन क्या करेंगे, फोटोन की एनर्जी को लिख सकते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में hc अपॉन लैम्डा, वापस लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये अपने पास क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसको वापस चाहो तो लिख सकते हो हाफ m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। तो ये है अपने पास। अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, फोटोन का एनर्जी को दे किसमें, मतलब फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी दे दे और थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने के लिए वेवलेंथ दे दे। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, तब तुमको इक्वेशन दोनों को मिक्स करना पड़ जाएगा। तो ये तुमको किस तरीके से यूज करना है समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली मेन इक्वेशन यही है, इसी को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। ये दो इक्वेशन मैंने इसलिए बनाई लिखवाई है क्योंकि आगे जाके अपने को ग्राफ बनाना होगा उसलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो कि तुमको फोटोन के लिए गिवन है फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने गिवन है क्या, वेवलेंथ। तो अपन क्या करेंगे, फोटोन की एनर्जी को तो लिखेंगे h इंटू न्यू से और ई नोट को लिखेंगे अपन किससे, hc अपॉन लैम्डा नोट से। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए अगर वी मैक्सिमम गिवन है तो उसको लिखेंगे हाफ m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और अगर सीधा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है तो सीधा लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो वो तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है उसके हिसाब से तुमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा किस तरीके से यूज करना है। तो मेन इक्वेशन यही है, फिर बार बार वही बोल रहा हूँ मैं, और इसी को तुमको आना चाहिए किस तरीके से मॉडिफाई करके तुम यूज कर सकते हो। तो इस इक्वेशन में बेसिकली अपने पास क्या है, एक चीज है एनर्जी ऑफ फोटोन,
जिसको निकालने की तुमको फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया जा सकता है तो अपन निकालेंगे h इंटू न्यू से, या फोटोन का वेवलेंथ गिवन हो सकती है तो उसको निकाल सकते हैं अपन h c अपॉन लैम्डा से। दूसरी चीज अपने पास इस इक्वेशन में थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी, या इसी को अपन फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपने पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है दैट इज h इंटू न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की दी जा सकती है दैट इज h c अपॉन लैम्डा नॉट। तो कुछ भी दिया जाए उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। और दूसरा अपने पास क्या था, एक और टर्म काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए या तो वी मैक्सिमम देगा या डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी देगा। तब अपन क्या करेंगे, हाफ m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और यहाँ पे जो मास है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो साथ में लिख लो कि फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही एक तरीके से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे तो कुछ भी दे तुमको निकालना बेसिकली ये तीन चीजें ही है। तो इन तीनों चीजों को निकाल के तुमको वो फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर देना है। देखो तो अपन ये फॉर्मूला निकाला, तो यहाँ पे अपन एक और चीज डिस्कस करने वाले उसको कर लेते हैं फिर काफी है। हाँ, तो अपन ने लिखा कि अपने पास क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अपने को भी ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फ्रीक्वेंसी के साथ। तो और कुछ और डिस्कशन करने दो तीन। तो यहाँ से अगर मेरे को निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ई नॉट। ठीक है। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना चाहो तो फोटोन का एनर्जी अपन का लिखते हैं h इंटू न्यू कि प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और ई नॉट को अपन का लिखते हैं h इंटू न्यू नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला अपने पास आ गया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है। और अगर यही इक्वेशन को अगर तुम थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, अगर लेमडा के टर्म्स में अपन बात करें तो अपने पास हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू जो फोटोन का एनर्जी था, एनर्जी ऑफ फोटोन, उसको अपन लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, और जो ई नॉट है इसको अपन लिख सकते हैं क्या, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो एच सी वापस कॉमन आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एच इंटू सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। तो वही एक इक्वेशन है, उसी को घुमा फिरा के मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, इक्वेशन भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए क्या क्या इक्वेशन आपने डिराइव किया क्लास में। ग्राफ बना ले तो पूछ लेता है, तो ग्राफ को फिर रिलेट करोगे तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो ये अपन एक एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ध्यान रहेगा किस तरीके से अपन ने इक्वेशंस बनाई थी। तो ये ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इस इक्वेशंस को तुम। ये हो गया अपने पास और ये हो गया अपने पास। चलो, तो यहाँ से अपने को देखो क्या देखना है, एक तो चीज, अच्छा मैं एक चीज यहाँ से अगर इस इक्वेशन से पूछूं तुमसे कि ये इक्वेशन है अपने पास, तो अगर अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि या तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा जब अपने पास जो फोटोन है अगर वो सेम एनर्जी का आ रहा है, किसका, जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी है उतनी एनर्जी का ही फोटोन आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। अगर जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो वैसे तुमको चीज ऐसे भी समझ में आ जाएगी डायरेक्ट कि अगर मैं तुमको बोलूं कि अपने पास मान लो कि जो फोटोन है, क्योंकि अपन ने बोला था कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो फोटोन का एनर्जी की बात करोगे तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी और फोटोन का वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैं यहाँ से अगर तुमको ऐसा कुछ बोलूं कि अगर जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वहां पे? यस सर। यस सर होगा, एनर्जी क्योंकि ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी बात करता है, तो वही बात मैं करना चाह रहा था और कुछ नहीं है। अच्छा, तो जैसे अपन ने फ्रीक्वेंसी की बात की तो वेवलेंथ के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो फोटोन का वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम रहेगा तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा।
क्योंकि जो एनर्जी है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये समझ में आया क्या? यस सर। नो सर। नहीं समझ में आया। अपने पास अगर वेवलेंथ और एनर्जी को रिलेट करना तो हमने फॉर्मूला क्या है, hc/λ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे अगर देखो कि जैसे जैसे अपने पास क्या होगा, लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये समझ में आता है क्या? यस। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है ना कि जैसे इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उसकी एनर्जी इतनी कम रहेगी। तो अपन बात कर रहे हैं कि ये एनर्जी जब मिनिमम रहेगी तो तब ये वाला वेवलेंथ तो मैक्सिमम हो जाएगा ना यार। यस सर। हाँ, तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको अपन बोल रहे हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी को अपन बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वेवलेंथ अपन मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ अपने पास क्या है, लैम्डा नॉट। तो अपन बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब आएगा जब अपने पास ये एनर्जी जो है फोटोन का एनर्जी वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा रहे, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अपन एक तरीके से क्या किया यहाँ पे, अगर ढंग से देखोगे कि अपन ने जो एनर्जी ई नोट थी इससे ज्यादा लिया है, तो एक तरीके से अपन ने एनर्जी बढ़ाया ना। ई नोट से अपन ई फोटोन जा रहा है, ऐसे सोचो। तो ई नोट से ई फोटोन गए तो अपन एनर्जी बढ़ाया, तो एनर्जी बढ़ाया तो वेवलेंथ एक तरीके से क्या होगा, कम होगा। तो जो फोटोन का वेवलेंथ रहेगा एक तरीके से लैम्डा नोट से कम रहेगा। अभी समझा गया जिसको नहीं क्लियर हुआ था? सर आ गया था। यस सर। हाँ, तो ये था अपने पास, और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो कहाँ गया? हाँ, तो ये था अपने पास कि अपन बोल रहे कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। तो वही चीज है वापस कि अगर अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब है कि फोटोन का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा रहेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब जो फोटोन का एनर्जी है, सॉरी फोटोन का जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम रहेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जब ऐसा केस आएगा तभी अपने पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी पे क्या कमेंट करोगे, जीरो या इज नॉट इक्वल टू जीरो? सर नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो। हाँ, कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो जीरो तो नहीं होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा, बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड अपन वही बोलेंगे कि मान लो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए कांस्टेंट तो एच ही है। तो इस केस में तब लेमडा ही बराबर हो जाएगा कि लेमडा जो है लैम्डा नोट के बराबर होएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक तरीके से क्या होगा, दिखाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम इक्वल टू जीरो। और थर्ड अगर अपन बोल दें कि जो फोटोन आ रहा है अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सॉरी जो फोटोन आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अगर अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एनर्जी जो रहेगी फोटोन की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। सॉरी थ्रेशोल्ड क्या बोल रहा हूँ यार, एक मिनट। तो अपन फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें कि अपने पास जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इसका मतलब है कि एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो एनर्जी का जो फोटोन की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रहेगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे नहीं आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ अपने पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट भी नहीं करेंगे। तो कभी कभी एनर्जी की फॉर्म में दे देता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे देता है, कभी कभी वेवलेंथ की फॉर्म में दे देता है। तो ये है अपने पास। तो बेसिकली ध्यान तो तुमको ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब फोटोन का एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो। फिर उसको तुम फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट करो या वेवलेंथ से रिलेट करो। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस ये छोटी सी चीज तुमको ध्यान रखनी है।
अगर कम हुआ तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह अच्छा है तो तुम इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी वाइज भी रिलेट कर सकते हो, वेवलेंथ वाइज भी रिलेट कर सकते हो। तो ये है अपने पास कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर सिर्फ एनर्जी वाइज में बात करूं। तो अपने को एक और ग्राफ बनाना था, मैंने बोला था कि दो चीज अपने को यहाँ पे करनी है, तो उसको अपन नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगी। कि ग्राफ बिटवीन लास्ट है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और फोटोन के बीच अपने को ग्राफ बनाना है। तो अपन ने इक्वेशन निकाली थी, कहाँ गई, ये रही, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अपन इस इक्वेशन को ही यूज करेंगे। तो एक तरीके से अपने पास है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, म्यूट कर लो यार, इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे h न्यू क्लियर नहीं आ रही है। माइनस h न्यू नॉट। सर क्लियर है आपकी वॉइस। क्लियर है ना? यस यस सर। तुमको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखो, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच अपने को ग्राफ बनाना है। तो पहली बात, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो जो चीज पहले लिखी होती है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब कुछ भी नहीं बोला गया हो तो जो चीज पहले लिखा हुआ है उसको अपन रखते हैं कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपने को रखना है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। और जो बाद में लिखा होता है उसको अपन लिखते हैं क्या, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जनरली अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से बनाते हैं ग्राफ। तो मैं ये बोला था कि अपने को ग्राफ खींचने को बोला गया किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो बेसिकली अपन ये करते हैं कि जो चीज पहले लिखा हुआ है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो उसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं, जो चीज बाद में लिखा है उसको अपन एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। तो उसी हिसाब से अपने ग्राफ बनाया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को वाई एक्सिस पे डाल दिया और फ्रीक्वेंसी को अपन ने एक्स एक्सिस पे डाल दिया, इस तरीके से। अब जिन दो पैरामीटर्स के बीच अपने को ग्राफ बनाने को बोला गया है, उन दोनों पैरामीटर्स के बीच तुमको कोई एक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे अपन ने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच ये वाला इक्वेशन अपन ने डिराइव किया था, तो इसी को यूज करके अपने को ग्राफ बनाना है। तो एक तरीके से ये वाई एक्सिस पे चला गया, तो ये हो गया अपने पास y इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपने पास एक्स एक्सिस पे है, तो ये होगा एक तरीके से x, और ये h जो है ये एक तरीके से अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू m। तो ये स्लोप हो जाएगा, x के आगे जो भी चीज रहेगी तो स्लोप, और h इंटू न्यू नॉट। तो पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या होगा, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये भी फिक्स रहेगी, और h तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो एक तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस c। तो y इक्वल टू mx माइनस c, इस टाइप का ग्राफ आएगा। सर क्या बोला सर, फिर से बोलिए। देखो किस तरीके से तुमको सोचना है कि जो दो पैरामीटर को अपने को ग्राफ खींचने के लिए बोला गया है, उन दोनों के बीच अपने को इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो अपने को इक्वेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये इक्वेशन है। तो इसको तुमको देखना पड़ेगा ना कि अपन एक्स वाई के बीच अगर मतलब ग्राफ खींच रहे, एक्स वाई पे अपन ने रखा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्स पे अपन ने रखा फ्रीक्वेंसी, तो उसको एक्स वाई से रिलेट करना पड़ेगा कि अपन ने ये रखा है वाई एक्सिस पे, तो इसको बन गया एक तरीके से वाई। फ्रीक्वेंसी को अपने रखा है एक्स एक्सिस पे, तो एक तरीके से बन गया क्या, एक्स। और इसके आगे जो चीज है वो क्या है, एच, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। तो एक्स के आगे जो कांस्टेंट होता है उसी को तो अपन स्लोप बोलते हैं, एम। ये क्लियर है क्या? यस हाँ, तो स्लोप जो आएगा ग्राफ का एम, वो अपने पास क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। तो बहुत बार मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, स्लोप क्या रहेगा इसी ग्राफ से। तो स्लोप अपने पास क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। और ये चीज जो अपने पास है माइनस में, तो ये अपने पास h है, तो h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो गया। फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, तो फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास एक पर्टिकुलर मेटल के लिए अगर अपन बात करें तो जो मिनिमम एनर्जी वो फिक्स रहेगी ना। जैसे सोडियम है तो उसमें Na+ इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ अट्रैक्शन होगा, तो उसके लिए फिक्स अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा। मतलब एक पर्टिकुलर मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो फिक्स रहेगा। तो जिस मेटल के लिए अपन बात कर रहे हैं उसके लिए एक तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गया, और h ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये -c हो जाएगा, एक तरीके से इंटरसेप्ट की तरह काम करेगा। अभी क्लियर है क्या? यस तो y इक्वल टू mx माइनस c, इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ ग्राफ आएगा, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट मान लो कि यहाँ कहीं पे है,
और y इक्वल टू mx माइनस सी मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो क्या है पॉजिटिव है क्योंकि h की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, स्लोप अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो y इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ आएगा इस तरीके से कुछ विथ पॉजिटिव स्लोप। तो जो ये एंगल होगा थीटा, तो एक तरीके से अपन क्या लेंगे, इस स्लोप m इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स h। तो ये अपने पास क्या है, थीटा हो गया और स्लोप अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके अपने पास ग्राफ आ रहा है y इक्वल टू mx माइनस सी को फॉलो करते हुए, और जो ये अपने पास नेगेटिव इंटरसेप्ट है एक तरीके से, ये अपने पास क्या रहेगा h इंटू, सही से बना लेना इसको सीधा, h इंटू न्यू नॉट, इस तरीके से कुछ आ गया। तो ये हो गया अपने पास h इंटू न्यू नॉट। बाकी एक चीज अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो कोई बताना चाहेगा कि इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। फ्रीक्वेंसी के बराबर है। या तो तुम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो या तुम इसको सोच सकते हो। सोच कैसे सकते हो, अगर सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि इस पॉइंट पे एक तरीके से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो तभी आता है जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, या एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और इक्वेशन से अगर निकालना है तो अपने को पता है कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो है, तो इक्वेशन से निकाल लो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखोगे तो अपने पास यहाँ पे देखोगे तो h इंटू न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, इस तरीके से। ऐसा। तो ये था अपने पास ग्राफ से रिलेटेड डिस्कशन। तो इसमें और भी ग्राफ बनाएंगे अपन एक और, कि ये तो अपन ने अभी क्या किया कि एक ही मेटल के लिए बनाया, मतलब यहाँ पे जो ये था न्यू नोट किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग मेटल के लिए इस ग्राफ को बनाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? मुझे लगा वो हमेशा पॉजिटिव होती है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। मतलब ग्राफ का जो इधर वाला पोर्शन है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, इधर वाली रेंज में रहेगा। ओके सर, अच्छा हाँ इसमें भी तो पॉजिटिव, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो गया था फ्रीक्वेंसी के साथ। कोई नहीं, हाँ। तो इस पॉइंट के बाद से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा हो, तो अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी किस तरीके से लाइन आएगी। तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसमें एक ग्राफ और बनाना है।